कैसे हो प्यारे बच्चों? हाउ आर यू? तो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर उत्तम पटेल और मैं पढ़ाता हूँ आपको फिजिक्स। चैनल का नाम है उत्तम फिजिक्स बाय डॉक्टर उत्तम। उसी सिलसिले में हम अभी जिन बच्चों ने, जो बच्चे नए हैं, उनको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चैनल को सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे जाकर उत्तम फिजिक्स बाय डॉक्टर उत्तम। और जो भी पीछे की वीडियोज हैं उसको जरूर देखें, ताकि सीक्वेंस में आपको समझ में आए कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं और क्या क्या चीज़ें अब तक हो चुकी हैं। हम पढ़ा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। उसमें क्वेश्चन, हर चैप्टर के एंड में हम जितने क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन आपको कराते हैं। और उसी सिलसिले में हम पहले वीडियोज में ढेर सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं और आगे हम क्वेश्चंस प्रोसीड करते हैं। ओके, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारे क्वेश्चन करने का तरीका ये रहता है, क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, आप उसे सुनेंगे, फिर क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या है और उसके बाद उसको आप सॉल्व करोगे। ऑप्शन मैं दे दूंगा, उसके बाद आपका आंसर जो भी आता है आप उसको बाद में मिलाओगे। जो गलतियां फिर मैं उसको सॉल्व करता हूँ, आप उससे गलतियों को फिर रियलाइज करोगे कि क्या गलतियां किए। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। टू बॉडीज ऑफ मास, सर्कुलर मोशन का जो बैंकिंग उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर में हैं, तो हम उसको अभी उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं ऑलरेडी। हम एनएलएम के, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के और फ्रिक्शन के जो स्पेशल क्वेश्चंस हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg and 6 kg are tied to the ends of an massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity. सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको जब पढ़ाया था तो शायद उसी टाइम बता दिया था, थ्योरी जब पढ़ा रहा था तभी बता दिया था। 6 kg 4 kg। अब बता रहे हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम, ये मैं हमेशा बोला हूं कि स्ट्रिंग और पुली जो है वो मासलेस और फ्रिक्शनलेस मानी जाती है। अब इसका एक्सीलरेशन कोई पूछ रहा है, सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा? ऑप्शन में बता दूंगा, आप लगाना शुरू कर दो। g/2, g/5 और g/10। g/2, g/5 और g/10 एक्सीलरेशन A B C D। ठीक है, तो क्या करोगे? मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन रहे और ये रस्सी एक ही है, जो भी रस्सी है, टेंशन एक ही है। ये टेंशन वगैरह ये सब इंटरनल फोर्सेज में आ जाते हैं। मैं एक सिंपल फार्मूला आपको बताया था कि एक्सीलरेशन जो भी होगा, जिस एक्सीलरेशन से जाएगा उसी एक्सीलरेशन से आएगा। तो जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा? टोटल नेट फोर्स बटे टोटल मास। यही मैं बोला था, नेट फोर्स बटे नेट मास। तो नेट फोर्स इस पे, ये अगर पूरा सिस्टम होता बेटा, ठीक है, तो नेट फोर्स जो इसको नीचे की तरफ ले जा रहा है m2g, ठीक है, और इस पे जो बाहर की तरफ जो इसको रोक रहा होता है ये होता है m1g। तो नेट फोर्स क्या हो जाता? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? m2g माइनस m1g। और टोटल मास क्या है? m1 प्लस m2। जब इक्वेशन बना के आप करोगे, कैसे करते थे? t माइनस m1g इक्वल टू m1a। इधर क्या करोगे? m1g माइनस t इक्वल टू m2g माइनस t इक्वल टू m2a। जब दोनों का ऐड करते हो t से t कट जाता है तो यही आता है। ठीक है, ये एक्सीलरेशन आता है, तो लिख दो यहाँ पे। तो m2 कितना है? 6 kg 6g माइनस m1 4g बटे m1 प्लस m2, मतलब 6 प्लस 4 कितना हुआ रे? 6 में से 4, 2g/10 कितना हुआ? g/5। ये आंसर हो गया इसका, g/5 आंसर हो गया। ठीक है, और देखो अगला क्वेश्चन। A block of mass m is placed on a smooth inclined wedge ABC of inclination theta as shown in the figure. The wedge is given an acceleration a towards the right. The relation between a theta for the block to remain stationary on the wedge. अच्छा सवाल है। ठीक है, इस पे एक जो है ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये मास है। इसको एक्सीलरेशन ए से पुश कर रहे हैं ब्लॉक को, ठीक है। ये इस पे स्टेबल रहे या रेस्ट पे, रेस्टिंग ऑन प्लेन। मास जो है क्या है? मास इज एट रेस्ट। रेस्टिंग क्या? मास इज एट रेस्ट। देन फाइंड थीटा
रिलेशन बिटवीन थीटा एंड ए। ये कैसा है? स्मूथ है। कैसा है बेटा? स्मूथ है, मतलब म्यू बराबर 0 है। अब इसको इतना तेजी से हम इतना धक्का दें, इस उससे दें स्पीड से, ये जो है ये गिरे नहीं, इससे बिना स्लाइड हुए ये चला जाए। ऑप्शन में दे रहा हूं, आप क्वेश्चन लगाना शुरू करो। a इक्वल टू जी बाई कॉसेक थीटा, a इक्वल टू जी बाई कॉसेक थीटा, a इक्वल टू जी बाई साइन थीटा, जी कॉस थीटा, जी टेन थीटा, जी बाई साइन थीटा, जी कॉस थीटा, जी टेन थीटा। चलो लगा। इस तरह का सवाल मैं पहले लगवा चुका हूं पीछे भी, लेकिन आप फिर से लगा। ठीक है, तो बेटा सरफेस ये इसके साथ है, ठीक है, स्मूथ है, तो इस पे जो मेन फोर्स रहेंगे, तो mg आपका mg नीचे की तरफ, सरफेस पे है तो सरफेस से रिएक्शन लगाएगा, सरफेस से रिएक्शन लगाएगा। ओके, और फ्रिक्शन तो कोई लगेगा नहीं, फ्रिक्शन नहीं लगेगा कोई। और ये इसका जो कंपोनेंट m का mg cos थीटा ले लो, ठीक, और इधर mg sin थीटा। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये इस वेज को a एक्सीलरेशन इस तरह से दे रहे हैं, ये एक्सीलरेशन इस तरह से दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह से दे रहे हैं कि ब्लॉक उस पे से गिरे ना, खिसके ना, ठीक। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है कि एक तो इसका रिएक्शन लग रहा होगा ये, और एक ये इसके जो दो कंपोनेंट हैं, mg को ब्रेक कर दिया, mg sin थीटा और mg cos थीटा, ये दो तो हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आप समझने वाली बात, अब जैसे ये ब्लॉक, अब मान लो आप कोई आपके हाथ में है कुछ, उस पर कोई चीज अगर रखे हो और इसको तेजी से ले जा रहे हो, तो ब्लॉक उस पे से गिरे ना, इसका मतलब ब्लॉक पे कुछ इधर की तरफ, पीछे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, जिसको कि स्यूडो फोर्स मैं जब आपको पहले में बता दिया था, फ्रेम जब बता रहा था, जैसे क्या बताया था मैं, आप बस में हो, बस जा रही है, ठीक है, बस जा रही है, आप सीट पे बैठे हो, ठीक, तो बस ये एक्सीलरेशन से जा रही है, तो आप सिस्टम के अंदर हैं, तो आपका भी सब कुछ जो है, आपका भी एक्सीलरेशन ए ही होगा। लेकिन बस के रेफरेंस में आप जैसे अंदर आपको तो लगता है आप तो बैठे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप मूव नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, जबकि एक्चुअल में क्या है, आप मूव कर रहे हो, ठीक है, आपके बल, आप पर एक बल लग रहा है, MA लग रहा है, MA एक फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से आप मूव कर रहे हो, लेकिन आप रेस्ट में वहां पे तो बैठे हो, तो वो आप बैठे हो, आप रेस्ट में इसलिए लगता है क्योंकि अब पीछे की तरफ MA एक बल जो है, या पीछे की तरफ एक एक्सेलरेशन आपके लगता हुआ प्रतीत होता है, आपको लगता है कि एक्चुअल में जा रहे हो आगे की तरफ, बल लग रहा है MA आगे की तरफ, लेकिन फिर भी आप रुके हुए हो। क्यों रुके हुए हो? क्योंकि एक माना जाता है कि एक बल आपको पीछे की तरफ, उतना ही बल पीछे की तरफ लग रहा है, जिसकी वजह से आप आराम से बैठे हो। अगर आप सीट में बैठे हो, कोई बोलेगा आपको MA फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, तब तो आपको आगे की तरफ झुक गिर जाना चाहिए, लेकिन आप क्यों नहीं गिरते? क्योंकि आप पे उतना ही बल पीछे की तरफ लग रहा होता है, जिससे इधर वाले बल को, फोर्स को बैलेंस कर लेता है, इसीलिए आप एकदम आराम से बैठे हुए। तो जो फोर्स पीछे की तरफ लगता है अपोजिट डायरेक्शन, उसी को स्यूडो फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये बल किसके रेफरेंस में लग रहा है? बस के रेफरेंस में आप पर लग रहा है, बस के रेफरेंस में, क्योंकि बस के अंदर आप बैठे हो, इसलिए ये बल, अगर यही बल बाहर होता, बाहर कोई आदमी है, खड़ा है, ठीक है, इसमें आप उधर निकल रहे हो इसके ऊपर, लेकिन अंदर से ही अगर देखोगे तो इस पर भी लगेगा एक बल पीछे की तरफ, बल या एक्सेलरेशन, एक फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, क्योंकि आपको प्रतीत होता है कि हम तो रुके हैं, पीछे वाला पीछे जा रहा है, बाहर वाला जो पीछे जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है। एक्सेलरेटेड फ्रेम में आपको स्यूडो फोर्स लगता है, मतलब आपका असल में जा रहे हो आप आगे की तरफ, लेकिन आप रुके हुए इसलिए हो क्योंकि ये यहाँ पे ब्लॉक पे
इस पे जो है ए एक्सेलरेशन से जा रहा है और इसी के ऊपर ये रखा हुआ है, इस पे भी एक्चुअल में एक्सेलरेशन तो ए इधर की तरफ होगा, लेकिन चूंकि ये रुका हुआ है तो इस पे स्यूडो फोर्स या स्यूडो एक्सेलरेशन तो वो किधर लगना चाहिए, इधर की तरफ, तभी तो ये रुकेगा। तो एक स्यूडो फोर्स इस पे लगेगा इधर की तरफ, उसका भी एक्सेलरेशन या मास वहीं रहेगा ma, इसका भी फोर्स उसी के बराबर होगा लेकिन अपोजिट होगा। ओके, तो अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं इस पे तो देखो क्या कर, एक तो mg नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ये mg, ये r और ये मेन में पहले हम फोर्स देखें, ठीक है। अच्छा, अब थीटा की बारी आई तो हम अगर इसको ऐसे करें, mg जो सीध में जा रही है, ये एंगल थीटा, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम की बात अगर हम करें ऐसे, ठीक, तो ये r, ठीक है, और ये तो हॉरिजॉन्टली लग रहा है m में, और ये एकदम नीचे की तरफ लग रहा है m, ठीक, ठीक है बेटा। तो अभी हमने यहां से देखा कि ये जो r और इसके बीच एंगल बन रहा है, ये अगर हम ऐसे पीछे बढ़ाएंगे ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा। तो हम क्या करें कि r के दो कंपोनेंट ले लें परपेंडिकुलर, एक उधर ले लें और एक इधर ले लें, r के दो कंपोनेंट ले लें, एक उधर ले लें और एक इधर ले लें। तो अगर ये r है तो इसको हटा के, हम इसको हटा के इधर का एंगल है तो r क्या हो जाएगा, साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, r कॉस थीटा, और इधर का क्या हो जाएगा, r साइन थीटा। मतलब ये r को दो भाग में तोड़ दिए तो खाली यही बचा, क्या क्या बचा, एक ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा। इसको हम दूसरे तरीके से r को अगर वहीं रहने देते तो खाली mg को हम तोड़ देते, ठीक है। तो mg को तोड़ेंगे तो एक mg cos थीटा इधर है, mg sin थीटा। अब इसको बैलेंस करने के लिए फिर इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे ma के, इससे बेटर है हम ऐसा करें कि एक ही के कंपोनेंट इसको तोड़ दें तो टोटल फ्री बॉडी डायग्राम आपका बन गया। और इसमें x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन, क्योंकि ये रुका हुआ है, रेस्ट पे है, इसका मतलब जो भी होगा fx, जो भी समेशन हो गया fx वो 0 होना चाहिए, समेशन fy भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो नेट मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर होना चाहिए, मतलब r cos थीटा बराबर होना चाहिए mg के, ओके, और r sin थीटा बराबर होना चाहिए ma, सॉरी ये ma है जो स्यूडो फोर्स ma के। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दो में 1 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ma बटे mg बराबर r sin थीटा बटे r cos थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये कट गया, ये tan थीटा हो गया, और m से m कट गया, a बाई g, तो a बराबर क्या हो गया, g tan थीटा, ठीक है। आंसर क्या हो गया, g tan थीटा। ये स्यूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए बेटा, किसी भी चीज में, बस में बैठे हो, कार में बैठे हो, सिस्टम के अंदर, वो सिस्टम जो कि एक्सेलेटेड है, या एक्सेलेरेशन से अगर वो आगे की तरफ जा रहा है तो जो आदमी उसके अंदर है, उसमें जो बैठा है, ठीक है, उस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा जो कि पीछे की तरफ लगेगा। और अगर वहीं से बैठ के आप बाहर की चीजों को देख रहे हैं तो बाहर की चीज पे भी एक जो फोर्स आप लगाओ, क्योंकि आप आगे जा रहे हो तो उसको जो बाहर की चीज है तो उस पर जो फोर्स आपको लगेगा वो लगेगा कि पीछे की तरफ जा रहा है, उस पर भी पीछे की तरफ फोर्स लगाओगे, ठीक है। तो ये हो गया। Next question, two blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by massless and inextensible string. The whole system is suspended by massless spring as shown in the figure. The magnitude of acceleration A and B immediately after the string is cut, or respectively. एक स्प्रिंग है, ठीक है, एक मास ये लटका हुआ है और एक मास और लटका हुआ है, ठीक। तो पहला 3m है, इसका मास 3m है और ये m है, ऐसे स्प्रिंग से लटका हुआ है, ठीक, कनेक्टेड बाय massless inextensible string. The magnitude of acceleration A and B immediately after this thing cut. अब A और B का एक्सेलरेशन क्या होगा जब स्प्रिंग को कट कर दें,
स्प्रिंग को कट कर दें तो ए और बी का एक्सेलरेशन क्या होगा? ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो, जी बाई थ्री, जी जी जी, जी बाई थ्री, जी बाई थ्री, जी और जी बाई थ्री, जी बाई थ्री और जी, बी बता रहा है दोनों का जी होगा, सी बता रहा है जी और जी बाई थ्री होगा, और डी बता रहा है दोनों का जी बाई थ्री, जी बाई थ्री होगा। चलो चलो अभी अभी रस्सी से जब तक लटका हुआ है, रस्सी से जब तक लटका हुआ, स्प्रिंग से लटका हुआ है, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो और लगाना शुरू करो। स्प्रिंग से लटका हुआ है, हमें एक चीज पता है कि स्प्रिंग से लटका हुआ है तो स्प्रिंग एक फोर्स लगा रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा, जो स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स वो जनरली kx होता है। मैं आपको आगे जब स्प्रिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो अगर x दूरी तक खींच गया है स्प्रिंग लटकाने पर तो जो फोर्स होगा kx होगा, ठीक है। तो ये होगा। अब ये है कि जब तक ये सिस्टम में बंधा हुआ है, जैसे ही इसको काट दिए, स्प्रिंग को कट कर दिए, तो अब इस पे कोई फोर्स, इस पूरे सिस्टम पे कोई फोर्स लगेगा? अभी तो स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा था ऊपर की तरफ, और बाकी जी और ये सब नीचे की तरफ लग रहे थे। इसको अगर कट कर देंगे तो अब कोई फोर्स रह गया, ये कैसा हो गया? फ्री, फ्री हो गया, एकदम फ्री फॉल। कोई भी चीज इस दुनिया में कहीं भी अगर किसी सटल ने ऐसे छोड़ दिए, फ्री छोड़ दिए, तो उसका क्या होता है? फ्री फॉल। क्या होता है बेटा? फ्री फॉल। ये है। और फिर ये तुरंत कट कर देते हैं रस्सी को, स्ट्रिंग को, तो उसके बाद दोनों का एक्सीलरेशन ए और बी का क्या होगा? ऑप्शन दिया है ये ए बी सी डी। आप वीडियो को पॉज करिए और उसको लगाइए, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैंने आपको बताया है पहले कि फ्री फॉल, कोई भी चीज जब किसी से अटैच नहीं है, फ्रीली गिर रही है, जैसे ही इसको कट करेंगे तो इसका फ्री फॉल होगा। ये फ्रीली गिरेगी, कोई भी फ्री फॉल होता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? हमेशा एक्सेलरेशन क्या होता है? जी के बराबर होता है। यहां तक तो ठीक है। अब रही बात इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, हमें ये पता है कि कोई भी स्प्रिंग है तो स्प्रिंग एक फोर्स लगाता है, स्प्रिंग फोर्स जो है एफ एस जो होता है के एक्स के बराबर होता है। वो कितना खींच रहा है वो रस्सी, स्प्रिंग उतना होता है। खैर ये जब आपको स्प्रिंग में पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे समझने के लिए अभी अब फ्रीली अलग अलग देखे, जब तक ये बंधा हुआ है, रस्सी कटा नहीं है, तब कितने फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसका अगर ये देखें तो इसका mg नीचे की तरफ, और ये रस्सी में एक टेंशन T इधर लग रहा होगा, और वही टेंशन इसमें भी लग रहा होगा। तो इस पे देखें तो इस पे टेंशन ऊपर की तरफ एक लग रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं तो mg और इधर T, तो ये रुका हुआ है तो मतलब T इज इक्वल टू mg, इतना तो क्लियर है। अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इसकी, तो यहाँ पे स्प्रिंग का फोर्स इधर लगेगा, एफ एस स्प्रिंग मान लो, फोर्स ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या क्या लगेगा? देखो ये टी एक लग रहा है, दूसरा 3mg, और इधर स्प्रिंग का फोर्स ऑफ स्प्रिंग। तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग अगर ये क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग क्या होगा? एफ एस बराबर होगा 3mg प्लस टी, और यहां से टी बराबर mg है तो क्या हो गया? 3mg प्लस mg, कितना हो गया? 4mg, ठीक है। तो इसकी इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स जो है 4mg। ओके बेटा, अब क्या करेंगे कि हम इसको कट कर दें। इसको अगर हम कट कर दें तो ए ब्लॉक की बात अगर करें, ए ब्लॉक पे इसको कट करने का मतलब टी जीरो हो गया। टी क्या हो गया? जीरो। ये टी क्योंकि जैसे ही कट करें टेंशन रस्सी का खत्म हो गया, टी जीरो हो गया। तभी क्या क्या फोर्स बचा? ये ऊपर वाला स्प्रिंग और नीचे 3mg। स्प्रिंग वाला फोर्स कितना है? स्प्रिंग वाला फोर्स कितना निकला? 4mg। तो फॉर ब्लॉक ए आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को जैसे ही काटते हैं फॉर ब्लॉक ए, इसमें फोर्स ऊपर की तरफ कितना है? 4mg, और नीचे की तरफ कितना है? 3mg, क्योंकि ये टी तो निकल गया ना, खाली 3mg। इसका अगर एक्सीलरेशन ए होता, मास जो है 3m है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? इधर mg बराबर 3m, तो mg बराबर 3ma, तो a बराबर क्या हो जाएगा? m से कट जाएगा g बटे t, ठीक। और ये तो कट गया, यहाँ कट गया तो इसका t जीरो हो जाएगा। ये t अगर जीरो हो जाएगा खाली mg मतलब g एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन g/3 होगा और उसका a होगा, उसका क्या होगा g होगा। ओके, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर यहीं से काट देते तो क्या होता है, यहाँ से काट देते तो दोनों फ्री हो जाते, दोनों का फ्री फॉल होने लगता है, तो दोनों का फ्री फॉल होता है तो दोनों का एक्सेलरेशन g हो जाता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, बैलून विथ मास m इज डिसेंडिंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन a where a is less than g, how much mass should be removed from it to so that it starts moving up with an acceleration a। एक बड़ा बैलून है बेटा, आप देखे होंगे मूवीज में, टीवी में, इस तरह से, ठीक है, ऐसे बैलून है, ये नीचे की तरफ आ रहा है एक्सेलरेशन a से। ओके, नीचे की तरफ आ रहा है कैसे, एक्सेलरेशन a से, और दिया है a इज लेस देन g। ठीक है, तो ये आ रहा है, बैलून का मास m है, मतलब बैलून, अब हम इसमें मास अलग से नहीं रखा रहे हैं, जो भी है खाली बैलून है, सपोज दैट इसका मास क्या है, m है। ठीक है, अब क्या करोगे, अब बोल रहा है कि हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विथ एन, अब इसमें से कितना मास माइनस करते हैं, मास रिड्यूस्ड, हाउ मच मास रिड्यूस, कि ये अब क्या करे, उल्टा जाना शुरू कर दे उसी एक्सेलरेशन से। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं 2ma/g + a, 2ma/g + a, b 2ma/g - a, 2ma/g - a, c ma/g + a, ma/g + a, और d ma/g - a, ma/g - a, g-a। ठीक, तो यार एक्सेलरेशन मास इसका ये है, और नीचे की तरफ ये एक्सेलरेशन से आ रहा है, इसका हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से देखें तो इसका फोर्स क्या लगेगा, नीचे की तरफ mg, बैलून है तो बैलून पर एक ऊपर की तरफ फ्लोटिंग फोर्स लगेगा, फ्लोटिंग, जैसे पानी में कोई चीज डालते हैं फ्लोटिंग फोर्स लगता है, तो हवा में भी हवा की वजह से अपथ्रस्ट या फ्लोटिंग फोर्स लगेगा। ठीक है, फ्लोटिंग फोर्स जिसको हिंदी में उत्प्लावन बल बोलते हैं, फ्लोटिंग फोर्स मान लो F है। ठीक है, तो फ्लोटिंग फोर्स, तो ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये नीचे का ज्यादा होगा, mg - फ्लोटिंग फोर्स बराबर ma, ये होगा। ओके, अब दोबारा बोल रहे हैं कि इसका मास जो है, मान लो कुछ मास रिड्यूस कर दिए, तो अब नया मास क्या हो जाएगा, m डैश अगर हो जाए, m डैश, नया मास क्या हो जाए, m डैश, तो अब क्या होगा कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अभी फ्लोटिंग फोर्स जो होगा, F जो होगा माइनस, अच्छा फ्लोटिंग फोर्स जो होता है बेटा वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ठीक है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। फ्लोटिंग फोर्स किसी चीज का क्या होता है, जैसे पानी में कोई चीज डालते हैं, वॉल्यूम ये है, डेंसिटी ये है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। इसका मास कम कर रहा है, इसने ये नहीं बताया कि गुब्बारे को पिचका दिया गया, हवा नहीं निकाला गया, तो फ्लोटिंग फोर्स जो भी होगा वॉल्यूम वही होगा, यानी फ्लोटिंग फोर्स आपका मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उसकी वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। तो फ्लोटिंग फोर्स अब ज्यादा होगा और नीचे जो फोर्स लगेगा mg वो कम होगा, और अब एक्सेलरेशन क्या हो गया, ma, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर वाले फोर्स से माइनस किया मैं। ओके, तो ये दो चीजें हुई। तो यहां से हम देखें तो फ्लोटिंग फोर्स क्या होगा, F जो हो जाएगा क्या होगा, mg - ma, या क्या करोगे, m बाहर हो गया तो g - a, ये हुआ। अब वही फ्लोटिंग फोर्स यहाँ भी लिख दो, ठीक है, वही फ्लोटिंग फोर्स यहाँ लिख दो, क्या हो जाएगा, mg इंटू g - a माइनस, ये उधर लेकर चले जाओ, क्या हो जाएगा, m डैश, ठीक है, कॉमन हो गया, a प्लस g। ओके, तो अब m डैश निकालना है, तो क्या हो जाएगा, m डैश क्या हो जाएगा, m g - a बटे g प्लस a, ये m डैश हुआ जो बैलून का बाद में मास,
ये पूछा है कितना निकाल दिया जाए मास, तो हमें डेल्टा एम निकालना है। डेल्टा एम क्या होगा, जो पहले मास था माइनस एम डैश, ठीक है। तो डेल्टा एम क्या, हमें क्या निकालना है, डेल्टा एम, तो एम माइनस एम डैश ये निकालना है। एम माइनस एम डैश ये है, निकालो एम माइनस एम, इसमें जी माइनस ए बटे जी प्लस ए। अब इसमें मल्टीप्लाई करके निकालो, तो क्या हो गया एम, ठीक है बेटा, और ये क्या हो गया जी प्लस ए, और माइनस एम तो कॉमन होगा, माइनस ये माइनस जी हो जाएगा और प्लस ए हो जाएगा, ठीक है, बटे जी प्लस ए, जी प्लस ए। अब देखो ये माइनस जी और ये जी और माइनस जी कट गया, ए जो है 2 हो गया, तो 2m a बटे जी प्लस ए, ये 2m a बटे जी प्लस ए, ये हो गया 2m a बटे जी प्लस ए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्लोटिंग फोर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, जो फ्लोटिंग फोर्स होगा वो आप बहुत बच्चे सोचते हैं कि पहली बार फ्लोटिंग फोर्स यार ये रहेगा, दूसरी बार जरूरी थोड़ी है, जब मास कम कर दिए फ्लोटिंग फोर्स भी कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्लोटिंग फोर्स किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स हम पढ़ाएंगे तो उसमें फ्लोटिंग फोर्स के बारे में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, 3 blocks with masses m, 2m and 3m connected by a string as shown in the figure. After an upward force F is applied on the block m, the masses move upward at constant speed v, ठीक है। What is the net force on the block of mass 2m? 2m पे नेट फोर्स कितना होगा ये बता रहे हैं। देखो, एक मास, 2 मास, 3 मास, ठीक है, इस तरह से है। पहला कितना है m 2m 3m, m 2m 3m, इस पे एक फोर्स लगा दिए F, ओके, F फोर्स लगा दिए। फिर जो है कांस्टेंट स्पीड, ये क्या है, v स्पीड से ऊपर जा रहा है, v स्पीड से ऊपर जा रहा है, ठीक है। So after upward force applied the block and the masses moves upward with constant speed v. What is the force on block of mass 2m? तो इस पे जो है, इस पे नेट फोर्स क्या बताना है, फोर्स ऑन ब्लॉक 2m, इस पे फोर्स कितना लगेगा ये आपको बताना है। ऑप्शन में दे दूं, आप लगाना शुरू करो। 3 mg 6 mg 0 2 mg, 3 mg 6 mg 0 2 mg, ठीक है। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो क्या करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्स इस पे लगाए, मान लो कि वेलोसिटी से v वेलोसिटी मतलब ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट। मैंने क्या बोला है, कोई भी बॉडी है, कोई भी चीज है जिसकी जो या तो रुकी हुई है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, इसका मतलब उस पे नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन सबका 0 है, सारे मासेस का एक्सेलरेशन 0 है। तो किसी भी कोई भी बॉडी हो उस पे अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब नेट फोर्स भी वहां पे 0 रहेगा। वो कब हो सकता है, या तो वो रेस्ट पे हो या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा हो, ठीक है। यहाँ पे जितने होंगे सबका एक्सेलरेशन 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, सबका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, ओके। चलो अगला क्वेश्चन, a person of mass 60 kg is inside a lift of mass 940 kg and presses the button on control panel. The lift starts moving upward with an acceleration 1 meter per second square. The tension in the supporting cable. हर कोई आया गया होगा लिफ्ट में, तो लिफ्ट में आप बैठे हो, ठीक है, लिफ्ट में बैठे हो, तो लिफ्ट का जो केबल है, केबल ये ऊपर खींचती है ना, तो इसमें टेंशन बताना है। आदमी का मास कितना है, 60 केजी, और लिफ्ट का तो m बराबर 60 केजी, और कैपिटल M जो लिफ्ट का है 940, कितना बेटा, 940, 940। ये लिफ्ट किस एक्सेलरेशन से आ रही है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें टेंशन कितना होगा, मैंने वो कहा, वो चाहे आप फ्री बॉडी डायग्राम बना के लिखो या वैसे ही मैंने आपको बताया है कि ऊपर की तरफ कोई चीज जाती है तो जो फोर्स होगा या जो टेंशन होगा, ठीक है, रस्ते में वो क्या होगा, m g प्लस a, g प्लस a, ठीक है। m मतलब टोटल लिफ्ट का और इसका, क्योंकि दोनों का भार मिला हुआ है, तो 940 और 600 कितना हुआ
940 प्लस 7 इंटू जी 10 प्लस 1, ये हुआ 1000 इंटू 11 मतलब 11,000 न्यूटन, 11,000 न्यूटन। ठीक है, हो गया। इसी तरह द मास ऑफ लिफ्ट इज 2000 kg व्हेन द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल 28,000 न्यूटन, देन द एक्सेलरेशन इज। अब लिफ्ट का मास 2000 है और उसका जो है 28 न्यूटन का जो है टेंशन है, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, तो फोर्स बटे मास, मतलब 28,000 बटे 2000 तो 1400 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है जी। तो दूसरे कंडीशन के लिए टेंशन जो है कितना दिया है 28,000, लिफ्ट का मास दिया है 1400, 14,000 है 1400, 2000 सॉरी 2000 kg। तो इसके लिए भी टेंशन लिखोगे जी बराबर क्या लिखोगे, टी बराबर 2000 इंटू जी प्लस ए, एक्सेलरेशन निकालना है ना बेटा। तो पहले क्या करोगे, यहाँ 28,000 बटे 2000 कर दिए, ठीक है, ये जी प्लस ए, तो 14 आया, 14 बराबर जी प्लस ए बराबर क्या करोगे 14 माइनस जी मतलब 10 बराबर 4, क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A block of mass m is placed on a smooth wedge of inclination theta when whole system accelerated horizontally so that block does not slip on the wedge. The force exerted by wedge on the block will be, force exerted by the wedge on the block will be, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक वेज ऑन द ब्लॉक, अभी मैं ये लगा के आया थीटा, ठीक है, इस पे ये रखे थे, ठीक है, तो ए एक्सीलरेशन से ये वेज जा रहा है, जिसपे ए एक्सीलरेशन पीछे की तरफ स्यूडो फोर्स लगेगा, मास अगर इसका हम दिया है, और mg नीचे की तरफ है इसका, ठीक है, r जो है इधर लगेगा r, ठीक, और ये एंगल मैं बोला था ये थीटा, तो r के दो कंपोनेंट लिए थे, एक ये r साइन थीटा और ये r कॉस थीटा, ठीक है बेटा, ठीक है, तो r साइन थीटा और r कॉस थीटा। हमें क्या निकालना है, वेज इस पे जो फोर्स लगाएगा वो रिएक्शन फोर्स ही तो होगा r, तो r निकालना है, हमें r निकालना है, तो यहां से हम r अगर देखें तो r साइन थीटा बराबर क्या होगा ma, जो स्यूडो फोर्स लग रहा है ma, तो r बराबर क्या होगा m a बटे साइन थीटा, ma बटे साइन थीटा। ओके, तो ए तो दिया नहीं है, ठीक है, ए दिया नहीं है, ए नहीं दिया है ये एक्सेलरेशन, तो हमें दूसरा कंपोनेंट इधर वाला क्या है, इधर वाला क्या है, ये r cos थीटा बराबर mg के, तो r cos थीटा बराबर mg है, ए नहीं दिया है ना, ए दिया होता तो ये होता, ए इसमें नहीं दिया है, तो r बराबर क्या हो जाएगा mg बटे cos थीटा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये स्यूडो फोर्स वाला जो पिछला सवाल था उसी से डिपेंडेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन वेट 80 kg स्टैंड्स ऑन ए वेइंग स्केल, अरे हटा दें इतना, कह रहे हैं मैन का वेट 80 kg है, स्टैंड्स ऑन वेइंग स्केल इन ए लिफ्ट विद मूविंग अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ स्केल। स्केल पे किसी पे आप मान लो कोई ये है ना, उस पे जो स्केल जैसे वेट भार नापने के लिए जो वेइंग मशीन होती है ना, उस पे जो रीडिंग आती है, जो भार आपका आता है, वो भार जो है वेट जो होता है, वेइंग जो स्केल होता है, वो जो भार वेट मेजर करता है, वो क्या होता है रिएक्शन फोर्स के बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है आर के बराबर, मतलब हमारा पैर जो नीचे फोर्स लगा रहा है उसी फोर्स को तो मेजर करेगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा mg हो, आपका वेट हमेशा mg हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, जब रेस्ट पे हैं उस पे हैं तो mg ही होता है, लेकिन रेस्ट पे नहीं है मूविंग है, तो इसलिए किसी का वेट अगर कोई पूछे तो वेट हमेशा किसके बराबर होता है रिएक्शन पे। अब ये तराजू पे खड़े हैं और पूरा सिस्टम जो है क्या है मूविंग विथ एक्सेलरेशन 5 मीटर, ये पूरा जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। अब पूछ रहे हैं इनका वेट क्या होगा W,
वेट कितना होगा। ऑप्शन आपको बता दूं 0, 400, 800, 1200। चलो लगाओ। तो अब ये है ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो mg नीचे लग रहा होगा, ठीक है। तो mg नीचे लग रहा होगा तो बेटा इसका जो वेट होगा, वेट एक तरह से रिएक्शन के बराबर होगा, रिएक्शन या वेट वो क्या होगा, m वही g प्लस a, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। ऊपर अगर मान लो फोर्स कुछ हम लिखते f तो क्या लिखते, f माइनस mg बराबर ma लिखते, ठीक है। तो f बराबर क्या लिख दोगे, m इंटू जी प्लस a, तो वही है m इंटू जी प्लस a। कितना है उसका भाग कितना दिया है 80, g 10, a 15, तो 80 a 5, 80 इंटू 15, 15 × 120 कितना हो जाएगा 1200 न्यूटन, ठीक है। 80 इंटू 10 प्लस 5 कितना आ जाएगा 1200 न्यूटन, ठीक। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मंकी ऑफ मास 20 kg होल्डिंग वर्टिकल रोप, द रोप विल नॉट break when mass of 25 kg is suspended from it but will break if the mass exceeds 25 kg. What is the maximum acceleration with which monkey can climb up to the rope? रस्सी है, एक बंदर है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ चढ़ना चाहता है रस्सी से। तो रस्सी 25 kg, अगर 25 kg तक का मास टोलरेट करती है, ये रस्सी टोलरेट करती है 25 kg मास। अगर उससे ज्यादा मास कर दोगे, मास कोई भी ज्यादा 25 से कर दोगे तो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। इसका मतलब इस रस्सी में जो टेंशन मैक्सिमम हो सकता है 25 kg, या उसमें जी से मल्टीप्लाई कर दो 250 न्यूटन तक झेल सकती है। अब ये बंदर जब ऊपर चढ़ेगा, ये बंदर ऊपर चढ़ेगा तो रस्सी को क्या करेगा, ये खींचेगा, रस्सी को नीचे की तरफ खींचेगा टी टेंशन से, ठीक है। और फिर ये भी ऊपर जाएगा, तो ये भी ऊपर जाएगा तो कुछ एक्सेलेरेशन होगा, यानी रस्सी भी इसको ऊपर की तरफ खींचेगी टी टेंशन से, ठीक है। तो टी टेंशन से रस्सी इसको खींचेगी और ये रस्सी को, तो बंदर की अगर हम बात करें तो रस्सी में जो टेंशन आया, रस्सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए दिए, रस्सी पे टेंशन टी लगा, और बंदर का अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाए तो बंदर के तो ऊपर रस्सी खींच रही है और नीचे इसका mg मास है। एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए ऊपर की तरफ, इसका मतलब ऊपर t माइनस mg करें तो एक एक्सेलेरेशन आए ये कि वो आराम से चल सके बिना टूटे। तो मैक्सिमम टेंशन रस्सी में कितना हो सकता है 25, मैक्सिमम कितना हो 25 kg, इतना मास लटकाओगे तो 25 kg बोले तो 250, 25 × 10 मतलब 250 न्यूटन, इतना ये रस्सी टेंशन सह सकती है। तो इतना टेंशन इसमें लिख दो, तो कितना हो गया 250 माइनस mg मतलब उस बंदर का वेट, कितने केजी का है बंदर 20 केजी का, तो 20 × 10 बराबर 20 a, ठीक है। तो 250 में से ये 200 हुआ, 200 के 50 हुआ, 50 बराबर 20 a बराबर क्या हुआ 50/20, ठीक है। कितना हुआ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से बंदर अगर ऊपर जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो ये रस्सी नहीं टूटेगी, ऐसे कुछ चढ़ता चला जाएगा 2.5 मीटर, बहुत तेजी से चढ़ेगा तो रस्सी टूट जाएगी, क्योंकि रस्सी में जो टेंशन है 250 न्यूटन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम रस्सी का बनाया तो उसमें 250 न्यूटन हो सकता है मैक्सिमम, और वही टेंशन इसको बंदर को भी खींच रहा होगा, तो इसका एक्सेलरेशन निकालोगे तो t माइनस mg = ma करोगे तो ये निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट ऑफ मास 100 kg is moving with acceleration of 1 meter per second upward direction, then the tension developed in string which is connected to the lift. लिफ्ट का मास दिया है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ दिया है, तो उसमें टेंशन कितना होगा m × g + a कर दोगे, ठीक है। टू masses are as shown in the figure suspended from a massless pulley, the acceleration of the system and masses are left free, ठीक है। ये भी सवाल बता चुका हूँ आपको, masses are left free इसका मतलब कुछ है थोड़ी है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा है, 5 kg 10 kg, 5 kg 10 kg 10 kg। भैया पुली से बंधा हुआ है, पहले मान लो मास पुली फिक्सनेस है, रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, मतलब खींचने वाली नहीं है, तो ये पहले ऐसे बंधे होंगे, ठीक है। मतलब ऐसे तो मासेस को छोड़ दिए,
मास छोड़ दिया, मतलब ये मास फ्री हो गए, इनका एक्सीलरेशन क्या होगा, जाहिर सी बात है इधर की तरफ होगा, ये एक्सीलरेशन इधर की तरफ होगा। हम एक्सीलरेशन जब भी निकालते हैं इस तरह का, या तो टेंशन लिख के अलग अलग करके निकालें इक्वेशन बना के, या तो हम क्या लिखते हैं ए बराबर एफ नेट। तो पूरे सिस्टम को जो खींचने वाला फोर्स है वो ये है 10 गुणे 10, और जो रोकने वाला है वो ये है 5 गुणे 10। तो नेट फोर्स क्या हुआ 100 माइनस 50 बटे टोटल मास यहाँ लिखोगे, तो ये हो गया 100 माइनस 50, टोटल मास क्या है 5 प्लस 10, 100 में से 50 गए 50 बटे 15। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 50 बटे 15 3.33 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू के फॉर्म में नहीं पूछा है, ये जी के फॉर्म में पूछा है, तो क्या करोगे बेटा, जी के फॉर्म में पूछा है ये। ठीक है, तो एफ नेट क्या होगा यहाँ जो 10 गुणे जी कर दो, 10 जी माइनस 5 जी बटे 15, यही तो करोगे, तो क्या हो गया 5 जी बटे 15, क्या हो गया जी बाई 3, 5 3 15 जी बटे 3, जी बाई 3 क्या हो जाएगा जी बाई 3। तो क्या एक्सीलरेशन हो जाएगा जी बाई 3। ओके, और देखो द मास ऑफ 1 kg सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड, इट इज लिफ्टेड अप विथ एक्सीलरेशन 4.9 मीटर पर सेकंड, लोअर्ड विथ एक्सीलरेशन द रेशियो ऑफ टेंशन। एक बार ऊपर की तरफ जाएगा तो टेंशन क्या होगा जी प्लस ए हो जाएगा, नीचे की तरफ जी माइनस ए, दोनों का रेशियो निकालना होगा, तो जी प्लस ए बटे जी माइनस ए कर दोगे, रेशियो निकल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मास m is placed on a very smooth wedge resting on surface without friction. Once the mass A is released, the acceleration to be given to the wedge so that m remains at constant. ये वही सवाल कह रहा है, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये स्मूथ है मतलब म्यू जीरो। अब जो है ऐसे अगर छोड़ोगे तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन इस पे वेज पे एक एक्सीलरेशन क्या दें कि जिससे गिरे नहीं। मैंने क्या बताया था, तो इस पे स्यूडो लगाए थे हमें, इस पे एम जी, इस पे जो आर था इधर आर साइन थीटा लिख दिए, आर कॉस थीटा लिख दिए थे, इधर आर साइन थीटा लिख दिए थे, आर को तोड़ के। तो इधर एक्सीलरेशन जो स्यूडो लगाओगे तो एम ए बराबर आर साइन थीटा होना चाहिए, तो क्या एक्सीलरेशन होना चाहिए आर साइन थीटा बटे एम, आर साइन थीटा बटे एम। ठीक है, और आर किसके बराबर हो जाएगा एम जी बटे कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे एम जी बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे एम, क्या हो जाएगा जी टेन थीटा, ये निकाल चुके हो यार। तो एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए जी टेन थीटा, जी टेन थीटा। अब वही मंकी वाला सवाल, अभी कह रहा था कि मंकी जो है अभी डाल है उसके अब नीचे आ रहा है, किधर आ रहा है नीचे उतर रहा है, ये नीचे उतर रहा है। ठीक है, डाल है, पेड़ की डाल है, क्या है क्वेश्चन, मंकी इज डिसेंडिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रांच इज 75% ऑफ द वेट ऑफ द मंकी, द मिनिमम एक्सीलरेशन विथ व्हिच मंकी एक्सेलरेट डाउन विदाउट ब्रेकिंग द ब्रांच। चलो ऑप्शन में दे दूं जी 3g/4 g/4 g/2, जी 3g/4 g/4 और g/2। ठीक, सी डी। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, टेंशन जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है किसका, रस्सी का या ब्रांच का, कितना है 75% ऑफ वेट मंकी, और मंकी का जो भी वेट है उसका सेवा कितना परसेंट है 75%, इतना। अब देखो ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, तो नीचे की तरफ आएगा, एक तो इस पे लटका हुआ है, तो पहली बात नीचे की तरफ आएगा, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो रस्सी को क्या करेगा, या डाल को जो है ये खींचेगा ऊपर की तरफ,
डाल को किधर खींचेगा, ऊपर की तरफ, और डाल भी इसको नीचे की तरफ खींचेगी, तभी तो उतरेगा। तो डाल इसको नीचे की तरफ खींचेगी और ये डाल को ऊपर की तरफ खींचेगा। तो डाल पर खाली अगर फोर्स देखें तो क्या लगा, डाल जो इसको नीचे की तरफ खींच रही थी, ये टेंशन, और ये कितना होना चाहिए, 75% मंकी का वेट, mg जो है मंकी का वेट है, उसका 75% होना चाहिए। ठीक, अब इसका फ्री बॉडी मंकी का अगर देखें, मंकी का देखें तो मंकी का, ठीक है, मंकी का वेट mg नीचे की तरफ लगेगा, और इस पे टेंशन किधर लग रहा है, टेंशन भी नीचे की तरफ लगेगा, टेंशन भी नीचे की तरफ टी लगेगा। ठीक है, मंकी पर टेंशन नीचे की तरफ। अच्छा, इस पे ब्रांच पे जो फोर्स लग रहा होगा ये ऊपर की तरफ लग रहा होगा, मंकी की वजह से ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, ठीक, तो अब देखो ये नीचे ही आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो इसका मतलब एक तरह से ब्रांच इसको ब्रांच नीचे की तरफ जा रहा होगा, इसकी वेट की वजह से, मतलब ब्रांच पे एक वो लगा होगा, तो ब्रांच का जो ये है 75% है, और इसका इस पर ब्रांच की वजह से इस पर एक टेंशन लग रहा होगा, टेंशन तो ऊपर ही लगेगा टेंशन। ठीक है, तो ये और नेट रिजल्टेंट नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब mg माइनस टी जो करोगे वो कितना आना चाहिए, कितना एक्सेलरेशन से आ रहा है, मान लो a एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो क्या लिखोगे, m a। ठीक है, mg माइनस टी करोगे तो ma। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है तो t हमको मैक्सिमम रखना है जितना उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, तो t की जगह 75% लिख दें, तो mg माइनस 75% मतलब 100 mg बराबर ma। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 25 mg बटे 100 बराबर ma। ठीक है बेटा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 25 g बटे 100, कितना हो गया, g बटे 4। तो कितना एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, g बटे 4, g बटे 4 एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, g बटे 4 एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, मंकी जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये हमारा एनएलएम का पूरा क्वेश्चन का सेशन आपका खत्म हो गया है। इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन आपको बचते हैं, कुछ डाउट आपको रहता है किसी भी तरह का कुछ भी, तो आप कभी भी फ्री हो, यूट्यूब कमेंट में आप कमेंट डाल सकते हो, कमेंट सेक्शन में, या मुझे मेल कर सकते हो, जैसे भी आपको क्वेरी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, और भी क्वेश्चन और भी कुछ, क्योंकि इसी के साथ एनएलएम आपका पूरा खत्म हो चुका है। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो आप नहीं कर सकते, या जो आएंगे आने वाले क्वेश्चन इनको आप नहीं कर सकते। ओके बच्चों, तो फिर वीडियो को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है, और इसको फॉलो करते रहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।